सो हे गाइस, द गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है शैन किंगजू को, जो कि सबसे पहले मून घोस्ट को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो चालाकी के साथ में इनको हरा सके। जिसके बाद फिर वो ये बताने लगता है कि जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के ही पार्टिकल्स मिलते हैं हवा में, तो उसको कंप्रेस करने की वजह से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है कि उसको कंट्रोल करने की पावर है केवल शैन किंगजू के ही पास में। और अगर वो उसी मोमेंट पर उसके अंदर अपनी जरा सी और एनर्जी को मिला देता है, तो फिर ये छोटी सी चिंगारी एक इतना बड़ा रूप ले लेती है कि मानो जैसे कि कोई एक हाई लेवल का ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया हो। और इस धमाके की वजह से वाकई में मून घोस्ट बाहर आ चुका था, जिसके तुरंत ही बाद शैन किंगजू जाने लगता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, जिसकी वजह से मून घोस्ट को उसके हमलों से खुद को बचाना पड़ रहा था। शैन किंगजू से कहने लगता है कि बस भी करो, अब अपने आप को छुपाना बंद करो। अगर असली फाइटर हो तो क्लोज रेंज में आकर फाइट क्यों नहीं करते। लेकिन जब वो अपने इन फायर हमलों को यूज कर रहा था, तो फिर उसी मोमेंट वहाँ पर मून घोस्ट का साथ देने के लिए आ जाती है मिस रोज। अब अपने हैमर का यूज करने लगते हैं शैन किंगजू पर अटैक करने के लिए। मिस रोज के हैमर का प्रेशर वाकई में इतना ज्यादा होता है कि उसको संभालने में शैन किंगजू की भी हालत खराब होने लगी थी। वो जिस जगह पे खड़ा हुआ था वो जमीन भी नीचे धंसने लगती है, क्योंकि मिस रोज के पावर लेवल के साथ साथ उसका हैमर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके शैन किंगजू उस हैमर को पीछे धकेल ही देता है। लेकिन अब यहाँ पर दुख वाली बात यह होती है कि मून घोस्ट का साथ देने के लिए मिस्टर कैप्टन, मिस्टर वर्टेक्स यानी कि वो सभी के सभी बंदे आ चुके थे। तभी कैप्टन ये कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग हमें ही ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या करें, हमारा जो काम है हमें वो भी तो पूरा करना होगा। हम देख पाते हैं कि उस अटैक की वजह से शैन किंगजू की भी काफी बुरी हालत हो गई थी। वो देखते हैं कि ये पांचों के पांचों बंदे खड़े हुए हैं उसी के ही सामने, जहाँ पर अब शैन किंगजू दोबारा से अपनी पावर को जैसे ही यूज करना शुरू कर देता है, तो मून घोस्ट उससे कहने लगता है कि क्या सच में अभी भी तुम्हारी बॉडी में इतनी पावर बची है कि तुम हमारे ऊपर हमला करने की भी काबिल हो। लेकिन शैन किंगजू की प्लानिंग तो यहाँ पर कुछ और ही थी, क्योंकि अब वो खुद अपनी पावर को यूज नहीं करता, बल्कि अपने उन सभी के सभी बंदों को बुला लेता है जिनके साथ में उसने पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी। जिससे कि यहाँ पर काफी सारे पावर वाले बंदे आ जाते हैं, जो कि इन पांचों के ही सामने चारों तरफ ही एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दीवार को खड़ा कर दिए थे, जो कि चारों तरफ से ही काफी ऊंचाई पर आ चुकी थी। और उसी दीवार के अंदर से वो सभी के सभी बंदे निकलकर अपने अपने गन्स को निकाल लेते हैं हमला करने के लिए। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है इस एपिसोड का एक बहुत ही गजब का सीन, क्योंकि किंगजू अब एकदम ही शांत हो चुका था और वो देखने वाला है ये नजारा। और इन हमलों से खुद को बचाने के लिए मिस्टर वर्टेक्स को यूज करनी पड़ती है अपनी पावर शील्ड। लेकिन यहाँ पर एक ही पल में हजारों गोलियां उन लोगों के ऊपर चल रही थी। किंगजू अपनी पूरी टीम से कहता है कि इनको तब तक मारो जब तक कि ये हार ना मान ले। तभी फिर मिस्टर वर्टेक्स भी अपने कैप्टन से ये कहने लगता है कि अब इसको संभालना मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो आधे से ज्यादा रिक्रूट्स इकट्ठा हो चुके हैं। मानना पड़ेगा इन लोगों ने प्लानिंग तो बहुत ही गजब की बनाई है। मिस रोज कहने लगती है कि हाँ, लेकिन हमें इसका श्रेय देना चाहिए इस लड़के को, क्योंकि इस बंदे के पास में फिजिकल पावर, स्पिरिचुअल पावर और मेंटल पावर तीनों ही बहुत ही गजब की है। तभी फिर मून घोस्ट अपने टीम लीडर से ये कहने लगता है कि बॉस, आपको इस बार कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि बिना आपकी हेल्प के हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकते। जिस मोमेंट पर हम तभी किंगजू को देखते हैं, जो कि थोड़ी सी बड़े लेवल की गन्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो बड़े बड़े धमाकों को करने लगता है मिस्टर वर्टेक्स की शील्ड के ऊपर। मिस्टर वर्टेक्स कहता है कि टीम लीडर बस भी करो, अब ये कूल बनना, कुछ करो वरना हम लोग वाकई में यहाँ पर हार जाएंगे। जिसकी वजह से टीम लीडर ने जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को जरा सा प्लग आउट किया था, उसकी वजह से उसके अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जैसे मानो यहाँ पर चारों तरफ की चीजें फ्रीज ही हो गई हो। देखने में ऐसा भी लग रहा था जैसे कि सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई हो। माइक कहने लगता है कि ये वाला डिवाइन एजेंट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका पहला कदम ही सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इसके बाद अब मास्क मैन टीम लीडर ने अपने कदमों को जैसे ही बढ़ाना शुरू किया था, तो हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। जिसके बाद अब उसने जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाला था, कई सारे स्लेशिंग अटैक अपने आप ही अपीयर हो चुके थे। किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस बंदे ने किया तो किया क्या, क्योंकि अब जैसे ही एक ही बार में वो स्लेशिंग अटैक हिट होना शुरू होते हैं, तो हमें देखने में तो ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये डायमेंशन ही कोलैप्स करने लगी हो। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि रियलिटी ही ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बंदे गोलियों को चला रहे थे उनमें से एक भी इस हमले से खुद को बचा नहीं पाता। यहाँ तक कि लिंगजू को भी इस अटैक का रियलाइज नहीं हुआ था। वो खुद भी इस हमले की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। हम ये देख पाते हैं कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स होना स्टार्ट हो गई है, जिसको सेंटर के अंदर बैठे हुए सभी के सभी ऑफिसर्स देख रहे थे। उन्हें पता लग पाता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़े अमाउंट में नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ काफी संख्या में रिक्रूट्स भी एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे जैसे करके वो बिल्डिंग गिर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से रिक्रूट्स भी एलिमिनेट होते जा रहे थे। इस नजारे के बाद माइक कहने लगता है कि चलो अब हमारी बारी
आ चुकी है, जिससे कि अब ये तीनों के तीनों जाने लगते हैं इनसे फाइट करने के लिए। अभी हम इतने बड़े हादसे से निकलता हुआ देख पाते हैं एक रिक्रूट को, जो कि वही लड़का होता है जिसको यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। वो तुरंत एक मास्कमैन के सामने बैठकर उससे कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे भी एलिमिनेट कर दो। जो बात सुनकर वो मास्कमैन भी शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम खुद को बचाने के लिए फाइट नहीं करोगे? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि तुम सभी के सभी मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बहुत ही बड़ी लेवल का मॉन्क हो। वो कहने लगता है कि प्लीज गॉड मुझ पर थोड़ा सा रहम दिखाओ, क्योंकि अब मैं अपने हाथों को और किसी के खून से रंगना नहीं चाहता। देखने में भले ही सिंपल सा लगता है लेकिन होता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस मोमेंट पर हम तभी उस मलबे से निकलता हुआ देख पाते हैं किंगजू को, जो कि अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसके रिक्रूट के बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे। यहाँ पर अब रिक्रूट्स में बचे हुए होते हैं केवल 5 ही लोग। इस मोमेंट पर हम तभी एक डिवाइस को देख पाते हैं उड़ता हुआ, लेकिन अचानक से ही उस पर हमला होने की वजह से वो एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ में खत्म हो गया था। और इस धमाके के होते ही सभी के सभी लोगों की नजर चली जाती है उसी के ही ऊपर। उनमें से किसी को भी ये समझ में नहीं आया था कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर होने वाली है माइक वर्सेस टीम लीडर की फाइट। और हमें वो जो धमाका दिखाया गया था वो एक्चुअली में किया होता है उसी लड़के ने, जिसकी वजह से वो मास्कमैन ये कहने लगता है कि अगर सच में तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है तो फिर जो तुमने कहा है मुझे तुम्हारी भी इच्छा पूरी करनी भी होगी। और जैसे यहाँ पर उस बंदे को मारने वाला होता है तो वहाँ पर उसको बचाने के लिए आ जाती है मोली, जिसने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है उस मास्कमैन के ऊपर, जिससे कि इन दोनों के बीच में चेसिंग शुरू हो जाती है और फाइट भी शुरू हो जाती है। इस मोमेंट पर तभी उस बंदे के पास में वहाँ पर आ जाता है माइक और बाई ली तुमिंग। तुमिंग ने उस लड़के को अपने एक मैजिकल रोप की मदद से पकड़ लिया था और फिर वो माइक से कहता है कि चलो भाई अब वक्त आ चुका है, क्योंकि उसके सामने से अब आ रहा होता है मास्कमैन टीम का लीडर। माइक कहता है कि ठीक है तुम इसको बचाओगे और इस बंदे को मुझ पर छोड़ दो। हम ये देख पाते हैं कि बाइली तुमिंग भी कोई एक सिंपल लड़का नहीं था। उसने अपने हाथ पैरों में जो नॉर्मल सी दिखने वाली चीजों को पहना हुआ था, वो नॉर्मल नहीं होते बल्कि एक्चुअली में होते हैं मैजिकल ट्रीजर्स। वो स्पीड में भागने के लिए यूज करने वाला है अपने मैजिकल शूज को। बाइली तुमिंग कहता है कि माइक तुम चिंता मत करो, इस बंदे को बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया था। लड़का जो कि उसके साथ में बंधा हुआ था वो कहने लगता है कि क्या सच में इस लड़के का नाम है माइक। और वहीं पर मॉली और इस मास्कमैन की भी फाइट हो रही थी, जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से जैसे उस पर अपना एक तगड़ा अटैक करने वाली थी। फिर वो अपनी रिवर्स ग्रेविटी को यूज करता है, लेकिन फिर भी मॉली ने उसको बचाते हुए अपने किक को जैसे ही हिट किया होता है तो फिर तभी मिस रोज अपने हैमर के साथ में आती है और मॉली के ऊपर अटैक कर देती है। मिस रोज अपने साथी से कहती है कि जरा फाइट पर भी ध्यान दे लो। मॉली ने केवल एक ही अटैक के साथ में उस बड़े हैमर को दूर फेंक दिया था। उसको मिस रोज अपने पास में बुलाकर ये कहने लगती है कि चलो अब क्यों ना मैं तुम्हें ठीक तरीके से ही बुली कर लूं, जिससे कि अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो गई थी। तभी वो बंदा बाइली तुमिंग से कहने लगता है कि अभी तुमने ये जो नाम कहा था, क्या सच में उस बंदे का नाम माइक ही है? लेकिन तभी वहाँ पर बाइली के सामने आ चुका होता है मून घोस्ट, जिसकी वजह से बाइली तुमिंग ने तुरंत ही अपनी डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया था। तो बंदा हवा में लटके हुए बाइली से कह रहा था कि तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते। तो बाइली से कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? तुम ये देख पा रहे होगे कि अभी हम लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं, इसलिए बकवास बंद करो और सवाल भी मत पूछो। इस मोमेंट पर तभी मून घोस्ट अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करता है तुमिंग के ऊपर, लेकिन तुमिंग को बचाने के लिए एक इतनी ज्यादा पावरफुल शील्ड एक्टिवेट हो जाती है कि मून घोस्ट की तो स्वॉर्ड भी चकनाचूर हो गई थी। तभी तुमिंग मून घोस्ट से कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा था? तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ में तुम्हें अपने ऊपर हमला करने दूंगा? जब तक मेरे पास में मेरी विरासत है तब तक तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। मून घोस्ट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एक सिंपल सा लड़का आकर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इसके बाद अब तुमिंग ने अपना रियल इंट्रोडक्शन कराना स्टार्ट कर दिया था। वो कहने लगता है कि मैं भी फॉरबिडन रूइंस के एक हाई लेवल का बंदा हूँ, जिससे कि उसने तुरंत ही अपने कुछ फॉर्मेशन अटैक करना स्टार्ट कर दिए होते हैं मून घोस्ट के ऊपर, जिससे बचने में उसकी भी हालत खराब होने लगी थी। इसके तुरंत ही बाद वो फॉर्मेशंस वापस आ जाती हैं तुमिंग के ही पास में। तभी तुमिंग उस बंदे से कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर बचा रहा हूँ, अगर तुम हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब भी मत करो। जब तक तुम चाहोगे तब तक तुम्हें कोई हर्ट भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद अब उसने यहाँ पर अपना एक और हाई रैंक का ट्रीजर निकाला होता है, जिसकी मदद से वो इल्यूजन्स और डार्कनेस किसी के भी अंदर देख पाने के काबिल है, क्योंकि अब उसको साफ साफ नजर आ रहा होता है मून घोस्ट, जिसकी मदद से अब उसने तुरंत ही अपने फॉर्मेशन अटैक को करना स्टार्ट कर दिया था मून घोस्ट के ऊपर। मून घोस्ट को खुद भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा उसकी इल्यूजन को कैसे देख पा रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर एक बंदे के पास में इतनी सारी एबिलिटीज कहां से आ गई। तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुमने मुझे ठीक तरीके से उसके बारे में बताया नहीं। बाइली का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि वो बंदा केवल एक ही बात पे अड़के रह गया था। बाइली तुमिंग बता ही देता है कि ठीक है उसका नाम है लिन जी, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं माइक। इसके तुरंत ही बाद बाइली अपना एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने के लिए चला जाता है मून घोस्ट के ऊपर। फिर तभी हम उस बंदे को देख पाते हैं जो कि अपने कुछ
पुरानी बातों को याद कर रहा था, जिसकी वजह से हमें ये पता लग पाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये एक्चुअली में होता है युआन। उसे अपने मास्टर की कही गई बात याद आती है कि जब तुम कैंगनान की पहाड़ियों में जाओगे वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात होगी एक बहुत ही काबिल लड़के के साथ में। माइक ने जिस समय पर युआन को टच किया था उसे तुरंत ही उसके अंदर की पावर्स फील हो गई थी। युआन कहने लगता है कि मैं कई सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो रक्षक आ चुका है जिसने सबसे पहले मुझे बचाया और अब वो मेरी दुनिया को भी बचाएगा। इसके बाद अब युआन उस रस्सी के घेरे से बाहर आ चुका था और वो अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कुछ करने का, जिससे कि अब उसके पास में आ जाती है गोल्डन बर्ड, जो उसे कहने लगती है कि आखिर अब तुम करना क्या चाहते हो। तो वो ये बताने लगता है कि मेरी जिंदगी जो पूरी तरीके से बर्बाद थी अब वक्त आ चुका है उसको आबाद करने का, क्योंकि युआन जब यहाँ पर आया था तो उसको ये बताया गया था कि तुम्हारा फॉरवर्डिंग रूइंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ट्रेनिंग कैंप के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उसके फॉरवर्डिंग रूइंस को सप्रेस करने में काम में आएंगी, उसका पावर लेवल भी सप्रेस हो जाएगा। युआन जब आगे बढ़ ही रहा था तो फिर तभी इसके सामने आ जाता है एक मास्क मैन। तो वो युआन से कहने लगता है कि तुम तो अपने हथियार डाल चुके थे। तो फिर युआन उससे कहने लगता है कि अब क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओगे या फिर मैं खुद से ही देख लूं। तो मास्क मैन ये कहने लगता है कि मैंने सुना था कि एक हाई रैंक का बंदा रिक्रूट्स में है और अगर तुम सच में वो हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, इसलिए प्लीज अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। लेकिन युआन उससे कहने लगता है कि देखो जब तक मैं अपनी फॉर्मेशन को बना रहा हूँ तुम्हारे पास में मौका है खुद को बचाने का, यहाँ से भाग निकलने का। जिस मोमेंट पर फिर तभी हम देख पाते हैं मिस्टर वर्टेक्स को, जिसकी फाइट एक्चुअली में हो रही होती है शैन किंगजू के साथ में। शैन किंगजू जैसे ही उसके ऊपर अपने काफी तगड़ा अटैक करने वाला होता है तो मिस्टर वर्टेक्स ने उसके स्नेक अटैक को डॉज करते हुए अपना अटैक कर दिया था किंगजू के ऊपर, लेकिन किंगजू का एक बबल उसको बचा लेता है। किंगजू से कहने लगता है कि अगर मैं सच में यहाँ पर मरूंगा तो मैं तुम्हें तो साथ में लेकर ही मरूंगा। और अब यहाँ पर जो नजारा आने वाला है वो सच में बहुत ही ज्यादा एपिक लेवल का है, क्योंकि हम देख पाते हैं टीम लीडर और माइक को आमने सामने। टीम लीडर ये कह रहा था कि मैं कितने समय से इस पल का इंतजार कर रहा था कि आखिरकार मेरी फाइट हो एक डिवाइन एजेंट के साथ में। और ये जो फाइट होने वाली है वो हम लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।